Dr. Javed, thanks very much for taking out the time once again to speak with us on this telecast. Dr. Javed, we are now facing the midst of a reality in that a lot of people have to face, you and I equally, that हमारे मोहल्लों में ये कोई पाकिस्तानी नहीं है जो एक बोट में बैठ के घुसपैठ कर रहे हैं मुंबई के अंदर या एलओसी के पार, कि रेडिकलाइजेशन कुछ लोगों का हो चुका है। इसमें सोल्यूशन कल या परसों पुलिसिंग सोल्यूशन नहीं है, लंबा सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा हमें। शुरू कहाँ से करें हम? दरअसल अभी तक जो है, जो हमारी आवाम है, जो हमारी कौम है, वो कहीं ना कहीं हमारे जो रहनुमा बने हुए हैं, जो सो काज बड़े बड़े आलिम मौलाना हैं, उनको ज़रूरत है कि सही चीज़ इस्लाम की परिभाषित करें। इस्लाम क्योंकि हमारा कुरान शरीफ अरबी में है, हदीस शरीफ भी अरबी में है, आम लोगों तक वो कुरान शरीफ, वो हदीस से चीज़ें नहीं पहुंच पा रही हैं। हम सुनकर मुसलमान बन रहे हैं, हम पढ़कर मुसलमान नहीं बन पा रहे। तो उन चीज़ों को सही तरीके से एक्सप्लेनेशन होना चाहिए और उनकी सही व्याख्याएं होनी चाहिए और आम मुसलमानों तक बातें पहुंचनी चाहिए, नहीं तो इस तरह की चीज़ें फिर बढ़ेंगी। इफ्तिकार जी, आपने हाल ही में ये जो टिप्पणियाँ करी गई हैं, ठीक है, एक तरफा से एक जो न्यूज़ चैनल की क्लिप इतनी बढ़ाई गई, ठीक है, और इस पे मैं बहुत बारी बोल चुका हूँ, सुबह शाम बोलता हूँ कि जो लोग सोच रहे थे कि भाई सही बोला या गलत बोला या वो हादीत में था या नहीं था, इट्स इररेलेवेंट। मैं अगर किसी को बोलूँ भाई तुम तो यूपी के भैया हो, चाहे वो सही है गलत है, इररेलेवेंट, मैं इंसल्ट के तौर पे बोल रहा हूँ। इट इज़ मेंट टू बी एन इंसल्ट। उसके बाद माफ़िया मांगी गई, गवर्नमेंट आया, भाजपा आई, सारी चीज़ें हो गई, लेकिन हमें रोज़ अभी भी बोला जा रहा है दैट इंडिया इज़ ऑन द कस्प ऑफ मुस्लिम जेनोसाइड। एक ये पार्लियामेंटेरियन हैं जो बोल रहे हैं, विधायक बोल रहे हैं, एक ये राना अयूब जी हैं जो न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखती हैं, वॉशिंगटन पोस्ट में लिखती हैं, जो बोल रही हैं, अरुंधति रॉय भी बोल रही हैं कि यहाँ पर 20 करोड़ मुसलमानों को बस मारने की तैयारी हो गई है। क्या आप अपनी जान, डू यू फियर फॉर योर लाइफ ऑन अ डेली बेसिस? कुछ लोग इस तरह की चीज़ों में महारत हासिल होते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, एक नारा उन्होंने दिया, सबका साथ सबका विकास। उन्होंने काम किया। आज आप सर्वे कराइए इस तरह का कि मुसलमान, जो आम मुसलमान है, वो केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश में, हम जहाँ जिस प्रदेश से हम आते हैं, योगी सरकार यहाँ पे काम कर रही है, क्या किसी भी योजना में, किसी भी जो उनको फायदे पहुंचाने की चीजें हैं, क्या कहीं कोई भेदभाव हुआ है? किसी कास्ट के आधार पे, किसी रिलीजन के आधार पे कहीं हुआ है क्या? नहीं, आप ही बताइए इफ्तिकार जी, क्या कोई 8 साल में, देखिए ये टिप्पणी एक हुई थी 2-3 साल पहले कि गोली मार दो, ठीक है, वही मंत्री ने उसके बाद ऐसी टिप्पणी कभी फिर से नहीं करी, ठीक है। तो ऐसी इक्का दुक्का उदाहरण छोड़ के कोई मंत्री ने या प्रधानमंत्री ने कोई पॉलिसी लाई गई हो या बोला गया होगा या कुछ करा गया हो जिससे आपको आशंका है पिछले 8 साल में? मुझे तो नहीं है, आप भी उनको आशंकाएं हैं, उनसे आप एक बार इंटरव्यू उनका करिए, कहाँ आशंकाएं हो रही हैं, वो अपने तर्क देंगे, अपने लॉजिक देंगे। मैं तो लगातार देख रहा हूँ कि 20-22% की आबादी मुसलमानों की है और योजनाओं का लाभ वो 30-35-40% तक ले रहे हैं। और हर चीजें, चाहे वो मकान बन रहे हो, चाहे वो शौचालय बन रहे हो, चाहे गैस कनेक्शन हो, और चाहे जो है इलाज हो रहे हैं, और भी बहुत सारी योजनाएं जितनी भी मिल रही है, मैं ये कहा जितनी भी मिल रही है, क्या उन योजनाओं में कहीं मुसलमानों को अलग किया गया? क्या सारी चीजों में सब कुछ, सारी खुशियां चल रही हैं, लेकिन कुछ लोगों को इस तरह की चीजें अच्छे ढंग से हो रही हैं तो उनको लग रहा है कि मेरा क्या होगा, तो वो इस तरह की भ्रमित करने वाली बातें कर करके उनको कंफ्यूज करते हैं। लेकिन बड़े मुद्दे बहुत हैं। मैं पिछली बार भी आधा घंटा चर्चा करी थी, आज भी 15-20 मिनट हो जाए, उससे हम मुद्दे तो कवर कर ही नहीं पाते हैं। लेकिन अभी जो लोग बोल रहे हैं कि देखिए भारत एक हिंदू फंडामेंटलिस्ट, हिंदू फैशिस्ट स्टेट बनने वाला है या बन गया है, कि आपको लगता है कि जो भी हिंदू हैं बस मारने काटने में तुले हुए हैं? ऐसा नहीं है। इतनी बड़ी आबादी हिंदू समाज की है, अगर वो इस तरह का हो जाएगा तो मुसलमान कैसे रहेगा यहाँ? ऐसा नहीं है। हम तो संख्या भी देखा जाए तो कितना है, ऐसा नहीं सब हिंदू ऐसे हो जाएंगे फिर तो चुका आदमी जो है।
हिंदू बहुत लिबरल है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग हर जगह हैं, अपवाद हर जगह है, यहाँ भी है वहां भी है, लेकिन कोई ऐसी चीजें नहीं हो रही जिससे कि ये लगे कि एकदम बस रहने लायक नहीं रह गया था, बहुत दिक्कत है, बहुत तकलीफ है। ऐसा कुछ नहीं है, ओके। इस तरह की चीजें तो नहीं है। इफ्तिकार जी, अगर बाएं देखें दाएं देखें, अगर पाकिस्तान की ओर देखें और अगर वहाँ से तो बढ़ते रहो, पाकिस्तान के बाद अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान के बाद इराक, ईरान के बाद इराक, इराक के बाद सीरिया, सूरत हाल बहुत बिगड़ा हुआ है, रेडिकलाइजेशन बहुत हो गया है। और कैदे थे तो सारी इस्लामिक रिपब्लिक्स हैं। तो अगर कोई हिंदू देख रहा हो और देखिए इस्लाम के नाम पे यहाँ पर सरकार चलाई जाती है, इस्लाम के नाम पे यहाँ पर गवर्नमेंट बनती हैं, और ऐसे सूरत हाल यहाँ पर हो गए हैं, तो ये बहुत बुरा उदाहरण पैदा हो रहा है। इसको उदाहरण को रिप्लेस कैसे किया जाए, क्योंकि यहाँ पर जितने मुस्लिम रहते हैं, अब पाकिस्तान के करीबन पॉपुलेशन सेम हो गई है। तो भारत के मुसलमान का उदाहरण वर्सेस जो पाकिस्तान में रेडिकलाइजेशन हो रही है अफगानिस्तान, ये बुरे उदाहरण हम इनको कैसे फेस करें हम? देखिए, इसके लिए सबसे बड़ी, मैंने पहले भी आपके इंटरव्यू में कह चुका हूँ कि हमारे मुल्क की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है हमारे जो मजहब के लोग हैं वो एजुकेशन में थोड़े पीछे हैं, और लगातार कोशिशें चल रही हैं कि उनकी एजुकेशन अगर दुरुस्त हो जाती है, वो पढ़ लें, सारी चीजें समझ लें, तो इनकी नौबत नहीं आएगी। अब बताइए, मैं उदाहरण के साथ आपको बताना चाहता हूँ। अभी हाल ही में, मुश्किल से 15-20 दिन पहले, हैदराबाद के जो लीडर हैं वैसी साहब, उनके छोटे भाई, जो कि कहते हैं कि उनको अब इस तरह के लोगों को डर भी लगता है, और इस तरह के लोगों के बयान भी सुन लीजिए। अपन 25 करोड़ है, तू 100 करोड़ है, 15 मिनट की पुलिस बता दे। उनका बेटा, जिसका नाम है नूरुद्दीन ओवैसी, वो अमेरिका में एमबीबीएस में टॉप किया है। उनका बच्चा एमबीबीएस करेगा, उनका बच्चा डॉक्टर बनेगा, उनका बेटा इंजीनियर बनेगा, वो तरक्की करेंगे, लेकिन उनकी भाषा क्या है आम मुसलमानों के लिए? नफरत पैदा करते हैं। आपने पहले भी इस बात को उठाया था। अभी हाल ही में इलेक्शन हुआ, रामपुर सीट से जो है भारतीय जनता पार्टी की चुनाव जीता, आजम खान साहब का बयान आ रहा था, मैं सुना, अजीब तकलीफ होती है। वो कहते हैं कि कैसी संभव है कि मुसलमानों के इलाके से भाजपा को वोट मिला। मुसलमानों का इलाका क्या होता है? देश के इलाके बटे हुए हैं क्या? इस तरह यही मुसीबत है। मैं ओवैसी साहब को बहुत बार इंटरव्यू कर चुका हूँ, मुझे हो गए 15 साल करते करते, और मुझे एक बारी ना जो कोई इंटरव्यू मैंने किया हो या कहीं देखा हो, या एक बारी वो बात करें कि मैंने अपने मज़हब के लोगों के लिए, इंडियन मुस्लिम के लिए मैंने क्या किया, एक बारी भी शब्द नहीं करते। बस वो ये बोलते हैं कि भाई कि जी यहाँ से मार देंगे, काट देंगे, तबाही फैल जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, सारी एक्सट्रीमिस्ट बात। कभी उन्होंने एक नहीं करा कि हाँ जी मैंने, जैसे हमारे जो पिछले इंटरव्यू था, आप अपने रिफॉर्म की बात कर रहे थे कि आप मदरसा में कैसे चेंज ला रहे हैं, टीचर अपॉइंटमेंट का रिफॉर्म कैसे कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं आप। तो जो लोग होते हैं जो कुछ काम की बात नहीं करते हैं, बस ये गाली देने आ जाते हैं, ठीक है, और उसी नाम पे वोट भी वो तो ओवैसी साहब है, उनके भाई जिनने जो एक करीबन 7-8 साल पहले जो बोला था, वो आप सबको पता है। तो एमबीबीएस कर रहा नहीं, और ओवैसी साहब तो खुद इंग्लैंड से पढ़ के आए हैं। उन्होंने लॉ कहाँ से किया था? लिंकन जिन से किया था ना, जहाँ से जिन्ना साहब ने लॉ पढ़ के आए थे, तो वो भी खुद तो इंग्लैंड से पढ़ के आए हैं। तो इफ्तिकार जी, जो दूसरी मुश्किल सवाल आता है हिंदुओं को कि देखिए सुबह शाम शिव जी को गाली दी जाती है। एक MF हुसैन साहब थे, वो तो नंगी फ़ोटो बना के कर गए, उनकी आज तक पेंटिंग करोड़ों में बिकती हैं, ठीक है। जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो कोई बोलता नहीं है, ओवैसी साहब चुप होते हैं, कोई कुछ बोलता नहीं है। तो इसको हम कैसे टैकल करें, कैसे हम कम्युनिकेट करें कि जो देश में मुसलमान हैं वो इस चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता? डायलॉग होने चाहिए, प्रोग्राम्स होने चाहिए, गोष्ठियाँ होनी चाहिए, एक चर्चा होनी चाहिए। मुसलमानों, हमारे कौम के लोगों की ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है। मैं आज भी, जैसे मैं नमाज पढ़ता हूँ, जुमा भी पढ़ने गया था, आज अरबी में बोले, अरबी में उन्होंने कहा, अरबी में बातें हुई, नमाज पढ़ के हम बाहर आ गए। हमें कुछ नहीं पता कि वो अरबी में क्या बोले। ये एक हमारी सबसे बड़ी समस्या है। हम मौलानाओं का भी आह्वान करते हैं, उनसे भी कहते हैं कि आप थोड़ा इस 3 चीज़ों पे, कि हम सोशल बिहेवियर हमारा कैसा हो, हम अपने पड़ोसी के प्रति कैसे हों, हम अपने दोस्तों के प्रति कैसे हों, हम माँ बाप के प्रति कैसे हों। हमारा एक ट्रेनिंग होना चाहिए, हमारे समाज के लोगों की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि हमें हमारा किरदार किस तरह का होना चाहिए, अल्लाह ने क्या बताया है, अल्लाह के रसूल ने क्या बताया है,
उन चीजों पे हम कैसे चल सकते हैं। जो आज किरदार चल रहा है, जिस तरीके के तमाशे हो रहे हैं, जो भी घटनाएं घटी हैं, इस तरह के किरदार क्या इस्लाम में किरदार में आते हैं? हुजूर साहब ने ये सब किरदार बताए थे क्या लोगों को करने के लिए? ये एक चर्चा, एक गोष्ठी के माध्यम से वर्कशॉप होने चाहिए। इस तरह की चीजें करके ही हम अपनी कौम को दुरुस्त कर सकते हैं। उसके पहले उनकी एजुकेशन पे भी हम अच्छा खासा काम कर भी रहे हैं और होने चाहिए। इफ्तिकार जी, जो आप रोल कर रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण रोल है। It's UP is the most populous state in the country and has one of the largest Muslim populations in the country as well, and doing madrasa reform is core to it. So before I let you go, I'm going to ask you a couple of questions on that also. But जो मेरा बड़े मुद्दे पे सवाल है, ठीक है, कि अगर हम उदाहरण देख रहे हैं जो इस्लामिक रिपब्लिक्स के जो हमारे बगल में हैं, ठीक है, और वो उदाहरण ख़राब है, इसका यही मतलब कि जो इंडियन मुस्लिम है, द मुस्लिम इन इंडिया 20 करोड़ 200 मिलियन, ओके, सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, ये इस्लाम सिर्फ भारत पे नहीं पूरे विश्व में इस्लाम का होप है। क्योंकि ऐसा मॉडरेट इस्लाम आपको और अभी कहीं नहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। आप मलेशिया भी चले जाएं, वहाँ पर भी महातिर मोहम्मद जैसे लोग मिलेंगे। तो इसमें ग्लोबल इस्लामिक लीडरशिप में आप जैसे लोगों की वॉइस कैसे एक्सेप्टेबल बने? क्योंकि ये जो OIC है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, वो तो सुबह शाम हमें ही गालियाँ दे रही होती हैं, भूल जाते हैं कि यहाँ पर 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं। देखिए, एक नफरत की ट्रेनिंग और फैलाएंगे तो दिक्कत तो आएगी। हमने कहा ना कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, बातें होनी चाहिए, और हम कितने खुशहाल हैं यहाँ के मुसलमानों को भी समझना चाहिए। थोड़ा आज का ज़माना इंटरनेट का है, टीवी का है, तमाम सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, तमाम चीज़ें हैं। थोड़ा अध्ययन करें, देखें कौन सा मुल्क है जो इस्लामिक स्टेट है और बहुत खुशहाल दिखाई दे रहा हो। सब तो हालत अजीब सी बनी हुई है सबकी जो है। हम सच में ऐसे ही नहीं कह दिया, किसी शायर ने कहा कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बहुत बेहतर हालत में हम सब हैं। मैं तो आपको बताया था पहले, मैं हज कमेटी ऑफ इंडिया मेंबर के रूप में जब काम कर रहा था तो कई मरतबे मुझे सऊदी जाने का मौका मिला। वहाँ के हालात देख के मुझे अजीब से एहसास हुआ कि हम लोग कितने खुशहाल देश में रहते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि बहुत सारे 6 साल से लगातार मैं हज कमेटी के मेंबर के रूप में, मदरसा बोर्ड चेयरमैन के रूप में आम मुसलमानों के बीच में काम कर रहा हूँ। आम मुसलमान ऐसा नहीं है, वो ऐसी बातें नहीं सोचता, वो हिंदुस्तान से प्यार करता है, बहुत प्रेम करता है। और उसके पुरखों ने, उसके पूर्वजों ने, उनके पास ऑप्शन था कि मुल्क बंटने के बाद हम पाकिस्तान चले जाएं या आज बांग्लादेश है उन देशों में चले जाएं। वो नहीं गए। वो मुल्क से मोहब्बत करते थे, आज भी करते हैं, आज भी साथ में मिलजुल कर रहना चाहते हैं। तो फिर इफ्तिकार जी, सवाल तो ये बनता है ना कि जो लोग कह रहे हैं कि भी यहाँ पर भारत का आम मुसलमान शोक और डर में रह रहा है रोज सुबह शाम, क्या इज अ मुस्लिम और अ पर्सन ascribing टू द मुस्लिम फेथ, आर दे सेफर? क्या वो भारत में ज़्यादा सुरक्षित हैं या ईरान, इराक, सीरिया, पाकिस्तान वहाँ पर ज़्यादा सुरक्षित फील करेंगे? होना क्या चाहिए, जैसे मैं आज इतने बड़े बोर्ड का चेयरमैन हूँ, तो मेरा जिम्मेदारी क्या बनती है कि मैं बोर्ड के सही फैसले लूँ, मदरसों को सही रिप्रेजेंट करूँ, मदरसों के बारे में ठीक से अध्ययन करूँ, जाऊँ, उनके बीच में बैठूँ, और मेरी एक एक बात, मेरे एक एक मैसेज आधे घंटे के अंदर फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। मैं एक आज मदरसे के बोर्ड के एक अहम जिम्मेदारी बैठा हूँ। तो जो जिम्मेदार लोग हैं, जिनको बड़ी पदवी सरकार ने या समाज ने दे रखी है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी बातें ऐसे ढंग से रखें, इस तरीके से रखें कि आम मुसलमान, आम समाज उसको ठीक से समझ सके। जैसे अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ, किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक बहुत बड़े फिल्म स्टार हैं आमिर खान साहब, उनको भी कुछ दिन पहले उनका बयान आया कि उनको इस देश पे डर लगता है। अब बताइए आप मुझे कि उनको देश में डर लगता है, जो इंडस्ट्री में इतने लंबे समय तक फिल्में कर रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, उनको इस देश में डर लगता है। 15 साल के बाद वो अपनी बीवी बदल देते हैं, हर 15 साल के बाद कभी रीना कभी किरण। उसके बावजूद भी उनका बयान आता है कि डर लगता है। अगर डर के आलम में 15-15 साल पे पत्नी बदलने का उनके पास अख्तियार है हिंदुस्तान के अंदर, तो जब बेखौफ होते तो क्या करते वो? तो ऐसे लोग इस तरह की टिप्पणी करके पूरे माहौल को गंदा कर देते हैं।
तो जब बड़े पद पे आदमी बैठता है तो उसको समझना चाहिए कि हमारे एक बयान से तमाम लोग हमारे, आज मैं बोल रहा हूं तो बहुत सारे लोग मुझे सुन रहे हैं, सुनेंगे। ऐसी कोई बात मुझे नहीं करनी चाहिए जिससे समाज के अंदर एक नफरत का माहौल बने। यह देश सबका है, यह देश सेकुलर मुल्क है, यह हमारा नसीब है कि मजहब के आधार पर पाकिस्तान बनने के बाद भी इस देश के उस समय के लोगों ने इस देश को सेकुलर घोषित किया, धर्मनिरपेक्ष घोषित कर दिया। यह हमारा मुकद्दर है। और उसके बावजूद भी हमें आज हर चीज बराबरी पे मिलने के बाद हमें हर बात में, हर चीजों में हमको तकलीफ दिखाई दे, हर चीजों में। अरे हमारे तमाम अधिकार बने हुए हैं, उन अधिकारों को आप प्राप्त कर रहे हैं। जो नहीं पा रहे उनके लिए प्रयास करिए, लेकिन ये कह देना कि मुल्क रहने लायक नहीं है, मुल्क की हालत बड़ी खराब है, मुल्क, हम कहाँ चले जाएं जी? सीरिया चले जाएं कि यमन चले जाएं? कहाँ चले जाएं? अफगानिस्तान चले जाएं? कहाँ चले जाएं? कौन सा मुल्क बड़ा बेहतर रिप्रेजेंट कर रहा है इस्लाम को और मुसलमान को, जो हालत वहां मचा रखे हैं? अल्लाह न करे ऐसी नौबत यहाँ आवे। ऐसे 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 मुल्क का उदाहरण लोग हमें न दें। हमारा मुल्क बेहतरीन ढंग से काम कर रहा है, दुनिया को कर रहा है, दुनिया में उसकी चर्चाएं हो रही हैं। आज इतना बड़ा सेकुलर मुल्क जहाँ की दुनिया भर के तमाम मजहब के लोग रहते हैं, तमाम तरह के लोग रहते हैं, हम एक दूसरे की आवाज नहीं समझ पाते, एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पाते, फिर भी हमारे दिल मिले हुए हैं। हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है, और बंटवारे के बाद आज तक जो बंटवारा हो गया, उसके बाद हम पूरे तरह से अखंड भारत बने हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात। ओके इफ्तिकार जी, बिफोर वी एंड इट, खिंच गया है हमारी ये कॉन्वर्सेशन, पिछली बारी भी खिंच गई थी फॉर गुड रीज़न। जो आप रिफॉर्म लाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, अभी भी कोशिश में जुड़े हुए हैं, जो लोग देख रहे हैं, आपके हिसाब से जो शुरुआत जो होती है बच्चों की, ठीक है, और मदरसाज आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन, क्योंकि सम प्लेसेस पीपल डोंट हैव एन द ऑप्शन अदर देन अ मदरसा, बट उनकी फंडिंग में, टीचर की अपॉइंटमेंट में, टीचर की ट्रेनिंग में, टीचर की क्वालिफिकेशन में, ये आपकी कोशिश कैसे चल रही है और आपके लिए प्रायोरिटीज़ क्या हैं? देखिए, मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ कि मदरसे की एजुकेशन जो हमारे इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम स्कूलों की तरह उस तरह से हो जाए। मैं दावे के साथ पहले बता चुका हूँ कि कहता भी हूँ कि मदरसे चलाने वाले मैनेजर्स, उनके बच्चे सब इंग्लिश मीडियम स्कूल पढ़ते हैं। जो मदरसे के मौलाना लोग हैं, जो टीचर्स हैं, जो आज के समाज में उनके उलेमा कहलाते हैं, उनके बच्चे भी लगभग इंग्लिश मीडियम स्कूलों में एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। मदरसे में सच में गरीब का बच्चा पढ़ रहा है, कमजोर का बच्चा पढ़ रहा है, लाचार का बच्चा पढ़ रहा है, जिसको कहीं मौका नहीं मिलता, वो मदरसे में एडमिशन प्राप्त करता है। मैं 9 महीने के आसपास हो रहे हैं चेयरमैन बने, मुझे आज तक एक भी एडमिशन की पैरवी अभी तक नहीं आई कि मदरसे में बच्चे का एडमिशन करा। पैरवी आती है सेंट जॉन, सेंट स्मिथ और बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूलों की आती है। मैं चाहता हूं कि मदरसे के अंदर भी वो भावनाएं पनपे। मैं बहुत ही तेजी से इस पर काम कर रहा हूं, और पिछली बार आपसे जैसे बात हुई, हमने मदरसों के लिए 2 दिन पहले एक आदेश जारी कराया कि इसको जारी करिए कि हर मदरसे अपने नोटिस बोर्ड पे उन एलुमनाइज के नाम और उनकी क्वालिफिकेशन और उनका क्या आज की डेट में कहाँ स्टेटस क्या उनका है, वो सारे मदरसे लगाएंगे, ताकि नए बच्चे जो आ रहे हैं उनसे वो इंस्पायर्ड हो सके जो है। उसके अलावा हमने सिलेक्शन वगैरह में भी तमाम चीजें की हैं। हमने NTET लाया है कि पहले यहाँ मदरसों के एलिजिबिलिटी टेस्ट हम अपने बोर्ड के से द्वारा कराएंगे, उसके बाद अपॉइंटमेंट, क्योंकि मदरसे में टीचर्स का अपॉइंटमेंट का अख्तियार जो है वो वहाँ के मैनेजमेंट को है। लेकिन उसके पहले एग्जामिनेशन करा करके हम एक बार चेक करते हैं कि हाँ ये एलिजिबल है कि नहीं है। उसके अलावा हम तमाम मॉडर्न जो सब्जेक्ट्स हैं, साइंस, मैथ, सोशल, इन सब चीज़ों को हमने कंपल्सरी रूप से कर दिया है कि अब ये ऑप्शनल नहीं रहेंगे, कंपल्सरी रूप से बच्चे पढ़ेंगे। बच्चे दीन की चीज़ें पढ़ें, इसमें कोई हमको शिकायत नहीं है, उर्दू भी पढ़ें, लेकिन साथ में इंग्लिश पढ़ें, हिंदी पढ़ें, देश के इतिहास जानें, देश का नागरिक शास्त्र जानें, और ताकि वो और बच्चों की तरह, हमारे बच्चे की तरह, मैनेजर के बच्चे की तरह, मदरसे के टीचर के बच्चे की तरह मेन स्ट्रीम में मदरसे के बच्चे आ सकें। इस पे काम करेंगे। ओके। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.